इस समय आप लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर की चर्चा चारों तरफ बनी हुई है। इसी बीच एक नाम चर्चा में आया है, वो है शहाबुद्दीन का। आखिर कौन है ये शहाबुद्दीन और बाबरी आंदोलन से इनका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? लखनऊ देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, इसीलिए आप देखते हैं कि खूब राजनीति भी होती है यहाँ। विदेश सेवा की नौकरी छोड़ राजनीति में आए सैयद शहाबुद्दीन की अयोध्या कांड में एंट्री 1986 में हुई। शहाबुद्दीन उस वक्त जनता पार्टी के सांसद थे। जानकारों का कहना है कि शहाबुद्दीन की वजह से ही बाबरी का मुद्दा अयोध्या से दिल्ली पहुंचा। राजीव गांधी के ताला खुलवाने के फैसले के खिलाफ शहाबुद्दीन ने चौतरफा मोर्चेबंदी कर दी। बाबरी मस्जिद बचाए रखने के लिए उन्होंने पहली बार मुसलमानों को संगठित किया और बाबरी एक्शन प्लान कमेटी का गठन किया इन्होंने। हालांकि शहाबुद्दीन जैसे जैसे बाबरी को लेकर मुखर हुए, वैसे वैसे यह मुद्दा मुसलमानों के हाथ से निकलता गया। इनकी दो मुख्य वजह थी। कौन कौन सी? शहाबुद्दीन जितने मुखर हो रहे थे उतने ही मुखर विश्व हिंदू परिषद हो रही थी। राजनीतिक अंकगणित नहीं होने की वजह से मुस्लिम संगठन पिछड़ते चले गए और ताकि हिंदू संगठन आगे बढ़ गए, जबकि आगे बढ़ गए हिंदू संगठन। वरिष्ठ पत्रकार फरजंद अहमद के एक लेख के मुताबिक शहाबुद्दीन मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते थे, इसलिए वे बाबरी आंदोलन को भी इसी तरह से चलाना चाहते थे, जो कई मुस्लिम नेताओं को मंजूर नहीं था। और यही वजह थी कि बाबरी आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होता गया। और आप देखिए 1986 में ताला खुलने के विरोध में इन्होंने एक्शन कमेटी बनाई थी और मुस्लिम इंडिया नामक मैगजीन निकालना शुरू किया था। यह मैगजीन मुसलमानों की हक और आवाज़ उठाने के लिए थी और रिपब्लिक डे का विरोध किया। मुसलमानों ने इसे नहीं मनाने की अपील भी की थी। इन्होंने कहा गणतंत्र खत्म हो गया, रिपब्लिक डे क्यों मनाएं। तो 23 दिसंबर 1986 को बाबरी एक्शन प्लान कमेटी का गठन हुआ। जनता पार्टी के नेता और सांसद सैयद शहाबुद्दीन को इसका मुखिया बनाया गया। शहाबुद्दीन ने पहले दिन ही मंच से बड़ा ऐलान कर दिया और शहाबुद्दीन ने कहा कि भारत में जब संविधान ही नहीं बचा, तब जब गणतंत्र ही खत्म हो गया है, तो फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मनाने का क्या मतलब है। शहाबुद्दीन ने मुसलमानों से कहा कि वे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट ना करें। और इंडिया टुडे मैगजीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन ने बायकॉट के पीछे दो अहम तर्क दिए थे। कौन कौन से थे? बाबरी मस्जिद का अधिग्रहण हिंदू अंध राष्ट्रवादी ताकतों की इच्छा है, जो इतिहास का हिसाब मुसलमानों के साथ बराबर करना चाहते हैं। इसे रोकने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार संविधान की रक्षा की हिम्मत नहीं कर पा रही है और इसलिए संविधान का जश्न मनाना ढोंग के समान होगा। दूसरा, आप देखेंगे कि इस्लाम में सभी मस्जिदों की पवित्रता एक समान है। ऐसे में बाबरी पर आंख मूंद लेना गलत होगा। बाबरी को सरकार राष्ट्रव्यापी चिंता बनाने में विफल रही है। फिर धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? इंडिया गेट पर मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ा इन्होंने। 1986 में बाबरी का ताला खुल गया और जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने वहां नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद बाबरी एक्शन प्लान कमेटी ने दिल्ली में एक बड़ी रैली का आह्वान किया और मार्च 1987 में राजपथ पर शहाबुद्दीन के नेतृत्व में करीब 1 लाख मुसलमान जुटे। सभी मुसलमान दिल्ली से अयोध्या जाना चाहते थे। भीड़ को देखकर सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं और आनन फानन में सरकार के बड़े मंत्रियों ने मुस्लिम पक्षों से बातचीत शुरू की। समझौता हुआ कि मुस्लिम पक्ष की बात भी सरकार बाबरी मामले में सुनेगी। इसके बाद शहाबुद्दीन और जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के नेतृत्व में सभी मुसलमानों ने राजपथ पर ही नमाज पढ़ी। भारत के इतिहास में राजपथ पर एक साथ इतने लोगों का नमाज पढ़ना अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। बुखारी ने झड़प हुई, बाबरी एक्शन कमेटी टूट गई। रिपब्लिक डे के बायकॉट का आह्वान कर शहाबुद्दीन मुसलमानों के बड़े नेता बन गए थे। उन्होंने मुस्लिम मुद्दों को लेकर 30 मार्च 1987 को बाबरी एक्शन कमेटी के बैनर तले मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं और देश के अकीदतमंद लोगों को दिल्ली बुलाया। इस रैली का मुख्य मकसद राजीव गांधी की सरकार पर प्रेशर बनाना था, लेकिन बैठक आप देखेंगे शुरू होते ही बवाल हो गया। शोधकर्ता हिलाल अहमद स्मारक के रूप में मस्जिद में लिखते हैं कि सबसे पहला बवाल भाषण देने को लेकर हुआ। मीटिंग में जामा मस्जिद के तत्कालीन इमाम मरहूम अब्दुल्ला बुखारी भी मौजूद थे और बुखारी की कोशिश रैली को हाईजैक करने की थी। और आप देखेंगे
हिलाल अहमद के मुताबिक रैली शुरू होते ही बुखारी ने न्यायपालिका पर जोरदार हमला किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि न्यायपालिका को मानने की जरूरत नहीं है। बुखारी ने अल्लाह का नाम लेकर कई इमोशनल बयान भी दिए और कहा जाता है कि बुखारी के भाषण को रोकने के लिए जैसे ही शहाबुद्दीन ने कोशिश की, बुखारी विफर पड़े। बुखारी शहाबुद्दीन को अपने पैंत से मारने की कोशिश की, हालांकि कई लोग बीच बचाव में आ गए। इस घटना के 18 महीने बाद बाबरी एक्शन कमेटी में भी टूट हो गई। दरअसल अक्टूबर 1988 में कमेटी ने सर्वसम्मति से अयोध्या में नमाज पढ़ने का आह्वान किया था, लेकिन ऐन वक्त पर शहाबुद्दीन वहां जाने से मुकर गए। शहाबुद्दीन के मुकरते ही आजम खान, जफर याब जिलानी और अब्दुल्ला बुखारी ने बाबर एक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने बाद में ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद मूवमेंट एक्शन कमेटी का गठन किया। और उस दिन अयोध्या क्यों नहीं गए, इस सवाल का जवाब शहाबुद्दीन ने 2012 में अरब न्यूज में लिखे अपने एक लेख में विस्तार से बताया। शहाबुद्दीन के मुताबिक उस वक्त सरकार ने मस्जिद को लेकर बातचीत चल रही थी, जिस वजह से उन्होंने सभी से फैसला टालने के लिए कहा था। बाबरी गिरने पर कहाँ पुलिस को पीटने से न्याय नहीं होगा। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम पक्ष भी बवाल करने पर आमादा हो गया। बुखारी ने सरेआम आंदोलन और सबके सबक सिखाने की बात कही। मुस्लिम पक्षकारों के साथ साथ विपक्ष के भी कई नेता केंद्र के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। इन नेताओं में पूर्व पीएम पीवी सिंह का नाम भी शामिल था। बवाल बढ़ता देख शहाबुद्दीन ने राव की तरफदारी शुरू कर दी और संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चोर भाग गया और अब अगर पुलिस को पीटा भी जाए तो क्या उससे न्याय मिल जाएगा। और बयान देने के बाद शहाबुद्दीन प्रधानमंत्री राव से मिले। उन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद 4 प्रमुख मांगे रखी जो निम्नलिखित थी। कौन कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाए, बाबरी विध्वंस की जगह पर ही भव्य मस्जिद का निर्माण कराया जाए और दंगे के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसे सजा दिलाई जाए। कल्याण सिंह की सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। राव ने मस्जिद निर्माण की बात को छोड़कर शहाबुद्दीन की बाकी 3 मांगे मान ली। हालांकि राव ने शहाबुद्दीन को यह आश्वासन जरूर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वहां मस्जिद निर्माण कराया जाएगा। कांग्रेस में शामिल हुए नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। 2004 लोकसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का आप देखते हैं कि दामन थाम लिया। हालांकि 3 साल के भीतर ही ओल्ड ग्रांट पार्टी से उनका मन उचट गया और 2007 में यूपी के चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया 2007 में। 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को शहाबुद्दीन ने एक चिट्ठी लिखी। यह लेटर खूब वायरल हुआ। शहाबुद्दीन ने अपने पत्र में लिखा कि मोदी के प्रति मुसलमानों की भावनाओं में कुछ बदलाव आ रहा है। मैं उनसे चाहूंगा कि वे इन 10 सूत्री मांगों पर विचार करें। शहाबुद्दीन की 10 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से गोधरा कांड के लिए माफी, मुआवजा आदि शामिल था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है शहाबुद्दीन की।